नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं इकाई 10 और इकाई 10 में भी हम देख रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। इस आत्मकथा के लगभग 17 भाग अपलोड हुए हैं और आज उसके आगे का भाग बनने जा रहा है। यह सब कुछ हम हिंदी नेट सेट की दृष्टिकोण से, यानी जो हिंदी विषय से नेट सेट परीक्षा का अध्ययन करते हैं उनके लिए सब कुछ यह निःशुल्क पढ़ाया जाता है। केवल आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इतना ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा था, सम्मेलन मेरे विस्तार का केंद्र भी साबित हो सकता है। लेखक को अपना स्थान बनाने के अतिरिक्त कुछ नाम कमाने की भी आवश्यकता होती है, नहीं तो प्रकाशन नहीं पूछता। यानी प्रकाशन में यदि ये करना है, प्रसिद्ध होना है, तो वहाँ हमारे जान पहचान होनी चाहिए। जान पहचान है, उसकी कविताएं सुनी हुई है, तब लोग किताबें खरीदते हैं। और सच्चाई नहीं छुपाऊंगा, एक बात मेरे मन में यह भी थी कि इस बहाने मैं एक बार फिर श्री कृष्ण से रानी को मिलाऊंगा। यानी वो दिल्ली में सम्मेलन के जा रहे हैं, तो यह बात मन में यह भी थी कि फिर से श्री कृष्ण और रानी को मिलने का अवसर मिल सकता है। सृजन की सहायकता के प्रति शायद अभी मैं इतना सचेत नहीं हुआ था। उस समय कोई मुझसे सृजन की परिभाषा देने को कहता तो मेरा जवाब होता जीवन की व्यवस्था। यानी कोई लेखक को हरिवंश को पूछता कि लेखन क्या है, सृजन क्या है, तो लेखक कहते थे यानी हरिवंश कहते थे केवल जीवन की व्यवस्था यानी साहित्य है। साहित्य सम्मेलन के कवि सम्मेलन में जो प्रभाव मेरी कविता ने उत्पन्न किया उसके विषय में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिख चुके हैं। यानी जो भी उस कवि सम्मेलन में हरिवंश की कविता का प्रभाव हुआ, उस प्रभाव के आधार पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है, मैं यूँ दोहराऊँ, कॉमर्स कॉलेज में भी मेरा काव्य पाठ हुआ, जिसके श्री कृष्ण भूतपूर्व छात्र थे, और उसकी बड़ी प्रशंसात्मक रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम में छपी थी, जिसमें मुझे हिंदी का उमर खयाम कहा गया। यानी किस किताब के माध्यम से हरिवंश को हिंदी का उमर खयाम कहा गया, तो वर्तमान हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से लेखक को हिंदी का उमर खयाम कहा गया। याद रखिए, मुझे विशेष सुख इस बात का था कि श्री कृष्ण और रानी को मुझ पर अभिमान हो रहा था और मुझसे विशेष अपनत्व का अनुभव कर रहे थे। इस बार 3-4 दिन श्री कृष्ण और रानी को प्राय साथ देखने को, उनके साथ रहने का अवसर मिला। मेरी आंखें यह देखने में न चुकी कि अब वे पहले से बहुत ही अधिक एक दूसरे के निकट आ गए थे, और उसी अनुपात में घर वालों का विरोध उनके प्रति बढ़ गया था। यानी रानी और श्री कृष्ण, रानी का ही नाम प्रकाशु था, याद रखिए। रानी को कहीं जाने को ठौर नहीं और श्री कृष्ण को अपनाने को कोई और नहीं। रानी के मन में कभी कभी यह विचार भी आता था कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे। यानी रानी प्रकाशों को कभी कभी ऐसा लगता कि वह पुलिस को आत्मसमर्पण कर दे, खुद को पुलिस को हवाले कर दे। उस पर जो जुर्म साबित हो उसकी सज़ा स्वीकार कर वह भी यशपाल के समान जेल चली जाए। श्री कृष्ण उसकी अनुमति नहीं देता था। रानी को छुपा रखने की अपनी सफलता और उसका सुराग लगा सकने में एलिस में विफलता पर एक संतोषप्रद पुलक का अनुभव करता था। हालांकि वह एक एस का बड़ा महंगा मूल्य चुका रहा था। घर वाले कहते थे रानी के पीछे वह अपने को बर्बाद कर रहा है। यानी कौन? श्री कृष्ण जो है रानी के पीछे लगकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। उसके चेहरे पर और किसी की चिंता को, अपनी बर्बादी को फिक्र कर का कोई निशान नहीं था, और वह जिस कल्पना लोक में पलायन कर गया था उस पर मुझे आश्चर्य होता था, ईर्ष्या भी होती थी। घर वाले उसी की प्रकाश की आर्थिक सहायता किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने से उल्टे उसी से प्रतीक्षा करते थे। यानी श्री कृष्ण को घरवाले जी कोई आर्थिक सहायता नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने तब जानने का प्रयत्न किया, और अब तक जानता हूँ कि वह स्रोत क्या था जिससे उसको इतना धन प्राप्त होता था कि वह रानी का और अपना खर्च चला सके। यानी वह श्री कृष्ण जो है रानी का और खुद का जो भी खर्चा है वह चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते, पर यह कोई अनिश्चित स्रोत था अवश्य जिसने उसको बात को धोखा दिया, और वे घोर संकट की घड़ियों से गुजरे। और उनके पास से
जब मैं लौटा तो मुझे लगा कि जैसे मैं करुण मधुर स्मृतियों के गहरे सरोवर में स्नान करके आया हूँ। कुछ इसी प्रकार का अनुभव मुझे हर बार होता था, हर बार पहली बार से अधिक। क्या जीवन पूर्वानुभूतियों के क्षणों को दोहराता भी है? ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। क्या जीवन पूर्वानुभूतियों को, यानी जो भी घटित हुआ है उसको, उसके क्षणों को दोहराता है, यानी उसके क्षणों को दोहराता है क्या? पात्र परिस्थितियाँ बदल जाती है, पर अमूर्त भावनाएं क्या पहले से ही उठ उमड़ मन को मत जाती है? श्री कृष्ण और रानी के साथ बैठे, कभी झुरमुटे में, कभी मंद प्रकाश में, कभी अंश चंद्र अथवा तारों की छाह में, इस बात को मैं बिल्कुल भूल जाता था। ये ऐसे ही परीक्षा में आजकल पूछा जाता है। एक मिनट। कभी मंद प्रकाश में, कभी अंश चंद्र अथवा तारों की छाह में, इस बात को मैं बिल्कुल भूल जाता कि यह दिल्ली है। यानी सब कुछ राधा राधा नहीं, जो भी रानी और श्री कृष्ण को मिलने के बाद उसके बातों में ये लेखक भूल जाते थे कि मैं दिल्ली में आया हूँ। श्री कृष्ण यह है, यह रानी है, यह मैं हूँ। लगता जैसे यह नाम स्थितिहीन उधम में कोई जगह है, और करकल चंपा और मैं और अपने धुए धुए से शरीर में वहाँ मौजूद है। यानी उनको करकल और चंपा जैसी अनुभूति, उनकी यादें आ जाती थी। एक दूसरे से बिल्कुल अभिन्नता का अनुभव करते। देश काल में जहाँ कहीं भी कुछ भी हो रहा है, उससे नितांत निरपेक्ष, उसकी ओर से एकदम निश्चित। इतने दिनों बाद जब मैं चीज़ों को वस्तुगत दृष्टि से देख सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ, न श्री कृष्ण करकल थे, न राधा चंपा थी। नहीं वो श्री कृष्ण करकल थे और ना ही राधा जो थी वह चंपा थी, लेकिन फिर भी ऐसी अनुभूति हो रही थी हरिवंश को। दिल्ली इलाहाबाद दिल्ली इलाहाबाद था, न उसका कमरा शून्य में अवस्थित कोई ज्योतिवर्ती जो था, वह कुछ ऐसा नशा था, ऐसा जादू मेरे मन प्राणों में, मेरी आँखों में, जो उन पर अपने ही आरोपित कर अपने ही खो जाता था। यहाँ पर पंक्तियाँ है, सुनाते हैं। हर सूरत साकी सूरत मेरी परिवर्तित, हर सूरत साकी सूरत में परिवर्तित हो जाती, आँखों के आगे को कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। अगर कवि अगर कोई अगर कवि की नियति होती है, यानी उसे कवि बनाने की, तो उसने श्री कृष्ण और रानी को इसलिए मेरे पथ में डाल दिया था कि वे मेरे अतीत के क्षणों का विस्फोट कर वर्तमान करे। यानी जब भी उनको लेखक मिलते, श्री कृष्ण को या रानी को, तो जो भी अतीत है वह अतीत लेखक का जाग जाता था और वो स्फोट हो जाता स्मृतियों का। अब उनमें जीने के लिए नहीं, बल्कि उसमें सृजन करने के लिए, यानी उस अतीत में जीने के लिए नहीं, तो उस अतीत के आधार पर सृजन करने के लिए शायद कलाकार की दृष्टि से तरजीह सृजन के क्षण को ही दी जाए, क्योंकि जीने के क्षण में सृजन प्राय नहीं हो पाता, पर सृजन के क्षण में एक तरह का जीना संभव हो जाता है। यानी यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट कथन है। लेखक कहते हैं कि अ, जीने के क्षण में सृजन प्राय नहीं हो पाता, यानी जीने के समय, जो भी ज़िंदगी जीने के लिए हम घूमते फिरते हैं, काम करते हैं, तब सृजन नहीं हो पाता, लेकिन सृजन करते समय हम जीवन जीना संभव हो जाता है। उन्हीं दिनों किसी समय बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन के निवास स्थान पर कोई कवि गोष्ठी हुई, जिसमें इलाहाबाद के सब मुइड़ मुइड़ काव्य पार की एकत्र हुए। यानी उस समय में बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन के निवास पर, घर पर एक कवि गोष्ठी हुई। उसमें इलाहाबाद के सब मुइड़ मुइड़ काव्य पारखी, यानी जो काव्य को परखने वाले जो होते हैं, उन्हें बुलाया गया। वह वृद्ध लक्ष्मीधर वाजपेयी से लेकर नव युवक राजनाथ पांडे तक, यानी सबसे वृद्ध कवि कौन थे उस समय में, तो लक्ष्मीधर वाजपेयी थे, और नव युवक कौन थे, तो राजनाथ पांडे तक। सबने एक स्वर से मेरी कविताओं की सराहना की। उसी में अग्रवाल विद्यालय के हेडमास्टर बाबू केदारनाथ अग्रवाल मौजूद थे। यानी अग्रवाल विश्वविद्यालय के हेडमास्टर कौन थे, तो बाबू केदारनाथ अग्रवाल थे, याद रखिए। स्वयं स्वस्थ और हर एक को हर मौके पर 100 बरस जीने का उपदेश देने वाले अभी मौजूद है। वे मेरे काव्य पाठ से प्रभावित हुए। यानी जो अग्रवाल विद्यालय के बाबू केदारनाथ अग्रवाल थे, वह हरिवंश के काव्य पाठ से प्रभावित हुए। अपने स्कूल में मुझे हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त करना चाहा। यानी अग्रवाल विद्यालय में
केदारनाथ अग्रवाल ने हरिवंश को हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त करना चाहा। 35 रुपये प्रतिमास देने को कहा, यानी प्रति 35 रुपये जो है वह तनख्वाह देने को कहा। मैंने स्वीकार कर लिया। व्यक्ति की नौकरी से संस्था की नौकरी मैंने अच्छी समझी, यानी क्लर्की की नौकरी से अध्यापक की नौकरी, स्कूल की नौकरी में स्थायित्व भी था, यानी व्यक्ति की नौकरी से संस्था की जो नौकरी थी वह लेखक ने अच्छी समझी थी। पिताजी अध्यापकों की के पेशों को आदर्श पेशा समझते थे, यानी लेखक के पिताजी प्रताप नारायण जो है वह अध्यापक की पेशों को एक आदर्श पेशा समझते थे। शायद खुश हुए होंगे कि भूल भटक कर मैं ठीक रास्ते पर लग गया। जुलाई 1934 में मैंने अग्रवाल विद्यालय में काम करना शुरू कर दिया, यानी 1934 जुलाई में, जब जून जुलाई में स्कूल विद्यालय प्रारंभ होता है, तब 1934 में लेखक ने अग्रवाल विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। अग्रवाल विद्यालय पहले त्रिपोलिया में था। उसकी नई इमारत कल्याण चंद के सब्जी बाग में बनी थी। जब जीरो रोड मोहल्ला चक को बीचों बीच से डहाती गिराती निकल गई तो स्कूल की स्थिति सड़क के निकट हो गई। विद्यालय के चारों ओर का नक्शा तेजी से बदल रहा था, पर मेरी आंखों में तो उसका पुराना नक्शा उसकी पुरानी यादों के साथ बसा था। बचपन से लेकर शुरू जवानी तक की मीठी कड़वी यादों के साथ भाग्य ने प्रतिदिन उस भूमि पर आने का विधान शायद इसलिए कर दिया था कि मैं उन दिनों को भूल न सकूं। प्रतिदिन उनकी याद करके एक बार आह भर लिया करो। वहाँ हमारा घर था, वहाँ मोहन चाचा का उस जगह आंगन था, वहाँ, यानी जो सड़क जाने से लेखक का वहाँ का घर जो है वह निकाल लिया गया था। वहाँ सल्लोड़े का पेड़, 7 मीली करकल की छत, वहाँ मुंडेर थी जिस पर चंपा बैठती थी, वृक्ष परी उसके नीचे करकल का कमरा, कमरे से जुड़ी कितनी तस्वीरें, कितनी भावनाएं, वहाँ करकल का आंगन जहाँ मैं चंपा का अंतिम दर्शन किया था, प्रथम दर्शन से कितना भिन्न वहाँ हमारे घर का पटहुआ था। वही श्यामा को पहली बार देखा था। बसंत की पहली कली, बच्ची हंसे तो कमरे में उजाला हो जाए। खाने खेलने के दिनों में गंभीर दायित्व से दबी, यौवन से रोग रुग्ण, अपने प्रति कितनी निरीह, मेरे प्रति कितनी समर्पित, कौन श्यामा। मैं अपनी आर्थिक असमर्थता में श्यामा को अपने पास भी नहीं रख सकता। जी तो यही चाहता है कि हर शाम ससुराल जाकर उसके पास बिताया करूं, पर ट्यूशनों पर कौन जाए, यानी हर शाम के समय लेखक श्यामा के पास जाना चाहते, लेकिन ट्यूशन पर कौन जाए। नहीं तो पैसों के लिए ट्यूशन पढ़ाना भी ये था। घर में तो कोई आकर्षण नहीं। माताजी अकेली है, फिर भी गृहस्थी संभालती है, खाना पकाती है। पिताजी अपने सब दायित्व से मुक्त है। सुबह गंगा नहाने जाते हैं, दिन को रामायण गीता बाँचते हैं, यानी प्रताप नारायण दिन में रामायण गीता की किताब पढ़ते हैं, याद रखिए, बाँचते हैं पढ़ते हैं एक ही बात है। रामायण गीता याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। शाम को मंदिर हो आते हैं, छोटे भाई का घर फिर बसे, शायद एक चिंता उन्हें श्यामा की बीमारी की भी है, पर लाचार है। आभारी है श्यामा की दवा दरमत का दायित्व उनके पिता ने ले लिया है। मैं पढ़ा पुटू कर लौटूँ तो क्या करूँ, पढ़ूँ कितना पढ़ूँ, दुनिया में बहुत किताबें हैं, जन्म में भी सबको नहीं पढ़ सकती, यानी दुनिया में बहुत सारी किताबें हो, जन्म भर भी कोई व्यक्ति किताबें नहीं पढ़ सकता, पढ़ेगा भी वो पूरी नहीं हो सकी। फिर भी कुछ पढ़ूँ न पढ़ूँ तो क्या करूँ, रातों को देर तक जगने की आदत लगा ली है, और कभी कभी भीतर से जब कुछ कुरेद विवश करे तो कुछ लिखूं। इतवार छुट्टियां होती है, यानी रविवार के दिन जो है छुट्टियां होती है, इतवार यानी रविवार, संडे याद रखिए। तिथि त्यौहार भी आते रहते हैं। कभी महेश प्रकाश के साथ समय कट जाता है, कभी मुक्त राजनाथ पांडे या श्री मोहन आ जाते हैं। कभी कभी नगर के स्कूल कॉलेजों में कविता पाठ कर आता हूँ। क्लर्क स्कूल मास्टर का जीवन कितना डल होता है, यानी क्लर्क जो लिपिक होता है, स्कूल मास्टर का जीवन कितना डल होता है। डल को मैं एक रस नहीं कहूँगा, मैं उसमें रस है ऊब कह सकता हूँ, यानी उसमें ऊब भी है। तेली के बैल सा एक लीक, एक ढर्रे पर चलने वाला और
अंत में पहुंचना कहीं नहीं। यानी मास्टर का जीवन, क्लर्क का जीवन कैसा है, जो तेली का जो बैल है वो कोल्लू के चारों ओर एक ही दिशा में एक ही लीक पर घूमता है, उसी प्रकार मैंने कोई शगल भी नहीं पाला, न कोई बाहर खेल कूद में भाग लेता हूँ, न हॉकी, न फुटबॉल, न वॉलीबॉल यानी वॉलीबॉल, न क्रिकेट। क्रिकेट में टेनिस तो अमीरों का खेल है, यानी लेखक कहती कि टेनिस जो है वह अमीरों का खेल है। पर मैं बैडमिंटन, पिंग पोंग भी नहीं खेलता। मेरी उम्र के लोग ऐसे खेलों में भाग लेते हैं, और न किसी अंदरी खेल में मैंने रुचि ली है, न ताश में, न शतरंज में, न चौपड़ में, न गंजीफे में। हाँ, अकेले बैठूं तो बिसुरने की आदत है, कभी आशा के साथ, कभी निराशा के साथ। मधुशाला छपेगी तो धूम मच जाएगी, यानी मधुशाला की जो कृति छपेगी तो धूम मच जाएगी। फिर गीत छपेंगे, अभी संकलन का नाम स्पष्ट नहीं तो और धूम मचेगी, पर धूम ही मच जाएगी। तो क्या जिसकी धूम मच चुकी है वही क्या लाफर लूट रहे हैं। महादेवी जी विद्यापीठ में गुरुजी बन के रह गई है। पंत जी के काला कांकर के राजा के यहाँ जाकर आश्रय लिया है। निराला मारे मारे फिर रहे हैं, कहावत सुनाता हूँ, मूस मोटाई लोठा हुई। हिंदी अध्यापक हूँ, ट्रेंड भी नहीं। 35 रुपये से तनख्वाह बढ़ेगी और 50 रुपये तक, हद 75 तक। यानी 35 रुपये प्रारंभिक तनख्वाह, फिर 50 हो जाएगी और अंत में 75 रुपये हो जाएगी। विद्यालय के हेड हिंदी पंडित को इससे ज़्यादा नहीं मिलते। मैं ऐसे ही रोज़ रोज़ स्कूल जाकर घंटे पर घंटे दर्जे लूँगा, रोज़ रोज़ ट्यूशनों पर जाकर लड़के पढ़ाऊँगा, रोज़ रोज़ घर लौटकर किताबें पढ़ूँगा या 2-4 सफ़े कागज़ खोजूँगा। श्यामा ऐसे ही रोज़ रोज़ बीमार रहेगी, रोज़ रोज़ मैं उसके लिए कुछ न कर सकने के लिए झंकूँगा, और किसी रोज़, यानी श्यामा बीमार है उसके लिए मैं कुछ न कर सकूँगा, ऐसे मन ही मन मैं ये करूँगा, कोसूँगा खुद को। जुलाई में मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि प्रख्यात क्रांतिकारी महिला प्रकाशों ने पुलिस के सामने आने पर निर्विरोध आत्मसमर्पण कर दिया है। यानी एक बार जो है लेखक ने अखबार में पढ़ा, वर्तमान पत्र समाचार पत्र में पढ़ा कि जो क्रांतिकारी महिला प्रकाशो है उसने पुलिस को समर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रस्तुत किया, यानी 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट यानी जो कोर्ट के सामने खड़ा किया। मजिस्ट्रेट ने प्रकाशों की ओर से बगैर किसी प्रकार की पेशवी के, यहाँ तक उसकी ओर से बेल की अर्जी के बिना ही उसके खिलाफ सब मुकदमे वापस ले लिए और उसे ही रिहा कर दिया। यानी उसके खिलाफ कोई मुकदमा जाहिर नहीं हुआ, सबूत नहीं मिला और उसको बेल दी, उसको रिहा किया गया, जेल से छूट गया, लेकिन उसे दिल्ली में रहने की इजाज़त नहीं दी। अखबार में प्रकाशों के आकर्षण, व्यक्तित्व, पोशाक की चुस्ती और उसकी सुरमई आंखों का भी जिक्र था। प्रकाशों का सुराग लगाने और उसे गिरफ्तार करने में सरकार ने जो सरगर्मी दिखाई और फिर उस पर लगे जुर्मों को हटा लेने और उसे मुक्त कर देने में जो उदारता कहना चाहिए, अब अवधरता बरती, उसका कारण मेरी समझ में न आ सका। कुछ कारण तो होगा ही। अगस्त की दूसरी या तीसरी तारीख को मैंने देखा कि सवेरे सवेरे एक तांगा मेरे मकान के सामने आकर रुका। यानी अगस्त की दूसरी या तीसरी तारीख को, यानी 1 या 2 तारीख को अगस्त माह के एक तांगा जो है सुबह ही लेखक के घर के, यानी हरिवंश के घर के सामने आकर रुक गया। उससे प्रकाशों उतरी। मैंने मन में कहा, श्री कृष्ण, नो प्रकाशों को मेरे पास नहीं भेजना था। यानी मन ही मन कहा कि श्री कृष्ण ने प्रकाशों को मेरे पास न भेजना था। अगर भेजना ही था तो मेरी अनुमति लेनी थी, कम से कम मुझे पहले से सूचित तो कर देना था। खैर, अब आ गई है तो उसे वापस जाने को तो कह नहीं सकता। यानी श्री कृष्ण ने तो पहले से कुछ सूचना नहीं दी कि प्रकाशो आ रही है वह रहने के लिए, लेकिन अब आई है तो वह आई है तो उसका प्रबंध भी करेंगे, आप वापस तो नहीं भेज सकते। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने धीरे से मेरे कान में कहा, यह किसी से मत कहना कि मैं प्रकाशो हूँ, घर में कह देना कि श्री कृष्ण की भाभी हूँ। यानी कहा कि मैं प्रकाशो हूँ, ये किसी से मत कहना। कान में जाकर कहा, घर में कहना कि श्री कृष्ण की भाभी हूँ। मुझे रानी या रानी भाभी कहना। मैं 1 सप्ताह यहाँ रहूँगी, फिर श्री कृष्ण भी आएगा और हम लोग कहीं और जाने का कार्यक्रम बनाएंगे।
श्री कृष्ण हमारे यहाँ केवल एक बार आया था, पर उसने घर को प्रभावित किया था। यानी श्री कृष्ण लेखक या एक बार आए थे, आने के बाद घर के सभी सदस्य को प्रभावित किया था। अपनी मिलनसारी खुलेपन और हंसमुख स्वभाव से उनके भेजे मेहमानों का हमारे यहाँ आकर ठहरना कोई नई बात नहीं थी। एक दो महिलाएं भी पहले आकर गई थी, यानी इससे पहले भी एक दो महिलाएं श्री कृष्ण ने भेजी थी और वह आकर गई थी, हमारे यहाँ ठहर चुकी थी। माताजी पिताजी नीचे रहते थे, ऊपर के 3 कमरे खाली थे। यानी माताजी, यानी जो भी हरिवंश के माताजी पिताजी थे वह नीचे रहते थे और ऊपर के 2-3 कमरे खाली थे, 3 कमरे। एक में मैं रहता था, प्रकाशो ऊपर का ही एक कमरा दे दिया था, यानी प्रकाशो को भी ऊपर का एक कमरा दिया था। दिन को मुझे स्कूल जाना था और स्कूल के बाद एक ट्यूशन पर होकर घर लौटता। उन दिनों लौटने लगा तो मुझे लगा जैसे घर पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यानी वह प्रकाशो जब वहाँ पर रानी वहाँ पर आकर रहने लगी तो लेखक को लगा, हरिवंश को लगा कि घर पर मेरी कोई राह देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। घर में एक स्वागत का भाव था, क्यों इसे मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। शायद मन के भाव जब प्रबल होते हैं तो अपने समीप की जड़ वस्तुओं पर भी अपनी छाया छोड़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। अ, यहाँ से शायद मन के भाव जब प्रबल होते हैं तो अपने समीप की जड़ वस्तुओं पर भी अपनी छाया छोड़ते हैं। ऊपर जाकर मैं चकित रह गया। महीनों से मेरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। मैं किसी को अपने कमरे में जाने ही न देता था। जब सफाई वगैरह करनी होती थी खुद ही करता था। अलबत्ता जब शामा होती थी और अच्छी रहती थी तब वह करती थी। यह वह जानती थी या मैं जानता था कि मेरे कागज़ पत्थर, चिट्ठियाँ, कविता की कापियाँ आदि कहाँ रहती है। यानी लेखक का कमरा अस्त-व्यस्त रहता था और लेखक खुद के कमरे में किसी को जाने नहीं देते थे, लेकिन प्रकाश हो या रानी जब वहाँ आई तो कमरा साफ-सुथरा होने लगा, दिखाई दिया। और रानी ने मेरे कमरे की सफाई की थी। मेरे बिस्तर की चादरें, तकियों के गिलाफ बदल दिए थे। कमरे की मेज, कुर्सियाँ कसीने से लगा दी थी। किताबें अलमारियों में तरबीब तरतीब से रख दी थी और किसी चीज़ पर कहीं मिट्टी गर्द का नाम नहीं था। रानी अपने कमरे में थी। मैंने उसे आवाज़ दी तो वह निकली। उदासी से मुस्कुराने का प्रयत्न कर रही थी। मैंने कहा, तुमने क्यों इतनी तकलीफ उठाई? कमरा ठीक करने के लिए शुक्रिया, पर कवि का कमरा और कवि का जीवन अस्त व्यस्त ही रहे तभी अच्छा। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। पर कवि का कमरा और कवि का जीवन अस्त व्यस्त ही रहे तभी अच्छा। व्यवस्था की आकांक्षा होते हुए भी व्यवस्था में मुझे कुछ घुटन सी होती है। खैर, मैं श्यामा को देखने जा रहा था। पिताजी माताजी ने रानी को दिन में परिवार के सब दुख सुख स्थिति परिस्थिति से अवगत करा दिया था। वह भी श्यामा को मिलने जाना चाहती थी, यानी रानी भी श्यामा को मिलने जाना चाहती थी। मैंने उसे रोका। 3 दिन बाद इतवार पड़ेगा, दिन भर के लिए चलेंगे। वह मान गई। यानी लेखक ने कहा कि अब नहीं, 3 दिन के बाद जो है इतवार है, यानी गुरुवार को लेखक कह रहे थे और 3 दिन के बाद इतवार है और फिर दिन भर हम रहेंगे। उस संध्या को भी श्यामा हल्के बुखार में पड़ी थी। उससे क्या छिपाना सुनकर बहुत खुश हुई थी कि रानी ने मेरे कमरे की ठीक ठाक कर दिया। चलने लगा तो उसने कुछ पश्चाताप भरे स्वर में कहा, काश मैं वहाँ होती। अच्छी तो रानी की सब सुविधा का ख्याल रखती। देखना भाभी को कोई तकलीफ न होने पाए। इतवार को जरूर लाना। श्यामा के पास बैठे ज़्यादा रात हो जाती तो मैं उसी के यहाँ खाना खा लेता। देर तो आज भी हो गई थी, पर मैंने सोचा रानी का घर में पहला दिन है, मुझे घर पर ही खाना खाना चाहिए। माँ मेरी प्रतीक्षा कर बैठी थी। प्रतीक्षा में, यानी लेखक की माँ जो है प्रतीक्षा कर रही थी, सुरसती, जैसे वह हमेशा बैठी रहती थी। पर रानी भी बगैर खाना खाए बैठी थी। मैंने अपराधी सा अनुभव किया। उसने धीमे से सिर झटका, जैसे कहा, कोई बात नहीं। 2 छतें थी, एक पर वह सोने गई, पर एक पर मैं सोने गया। यानी 2 छतें थी, दोनों सोने गए। हम इलाहाबाद में आसमान साफ हो तो अगस्त सितंबर तक खुले में सोया करते थे। मुझे अगस्त की रातों में अंधुरे चांद के नीचे सोना बहुत भाता था। यानी अगस्त माह में अंधेरी रात में नीले आकाश के नीचे चांद के प्रकाश में सोना अच्छा लगता था। उस रात न जाने क्यों बड़ी रात तक मुझे नींद न आई। घर में खाटें थी तो करवटें लेने पर चरमर
करती थी, यानी खाटे थी और खाट पर बैठे पर ज़रा सा भी हिले तो उसकी चरमर जो आवाज़ है आती रहती है। आज भी आती है, मेरे घर में खाट है। खासकर बरसातों के बाद मैंने बड़ी रात तक कई बार रानी की खाट की चरमर सुनी, यानी बरसातों के बाद लेखक ने कई बार रात के समय में रानी के खाट की चरमर की आवाज़ सुनी, क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही थी। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। स्वाभाविक था, नई जगह थी, शायद कोई चिंता भी हो। चिंतित होने के लिए उसके पास कम था। मुझे सुबह से ही लगा था कि कुछ उसके मन में, जिस पर उसने अपने होठों को बंद रखा है, यानी कुछ प्रकाशों के मन में है जो अपने अंदर दबाए रखा है, बताए नहीं। मैंने पूछा भी नहीं। क्रांतिकारी लड़की रही है, न जाने कितना कुछ छुपाने का उसे अभ्यास रहा है। यानी वह प्रकाशो या रानी जो है क्रांतिकारी लड़की है, न जाने कितना कुछ राज जो है अंदर छुपा रखा है। रानी के आने से 2 ही 4 दिन में घर का वातावरण बदल गया। माँ सुख-दुख से जर्जर महीनों से अकेली थी, यानी माँ का जो दुःख था, वह बताने के लिए कोई नहीं था। रानी आने के बाद माँ ने जो है, जो भी सुलसती ने अपने मन का दुःख है, वह बता दिया और थोड़ी-सी हल्की हो गई। उन्हें एक साथ मिला। रानी घर गृहस्थी के कामों में उसका हाथ बटाती, यानी रानी जो है घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटाती। पिताजी के भी छोटे-मोटे काम कर देती। दोनों उसकी प्रशंसा करते। जिसके घर की बहू है, उसके धन्य भाग। घर के ऊपर वाले हिस्से की तो उसने काया पलट ही कर दी, यानी घर के ऊपर वाला जो हिस्सा था बिल्कुल बदल दिया था। मकान के सामने गणेश बाग के मंदिर से लगा एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसके पत्ते टूट टूट कर हमारी छतों पर गिरते और पड़े रहते। माँ में इतनी ताकत नहीं थी कि रोज घर में झाड़ू दे। महरी सिर पर चौका बर्तन करती थी। रानी रोज रोज दोनों छतों पर झाड़ू देती। एक 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 एकई कर उसने सब कमरों की सफाई की। सारी कमरों में ज़्यादा न था, यानी सब कमरों की सफाई कर दी। मेरे कमरे की सफाई करना, मेरे मना करने के बावजूद गो साफ करने में पाँव रखना मुझे अच्छा लगता। उसने रोज़ की अपनी ड्यूटी बना ली, यानी लेखक जो है अपना खुद का कमरा साफ करने में इनकार कर देते, फिर भी रानी साफ करती थी। ट्यूशनों से लौटने में प्राय मुझे रात को हो जाती, यानी ट्यूशन से लौटने पर लेखक को रात हो जाती। कभी ट्यूशनों से श्यामा के पास हो मैं घर लौटता। सीढ़ियाँ परिचित थी, अंधेरे में भी मैं वो अन उन पर चढ़ जाता, यानी घर की सीढ़ियाँ जो थी वहाँ परिचित थी, अंधेरे में भी चढ़ जाता और कभी ट्यूशन में से लौटते समय श्यामा को मिलाते। कमरे में पहुँचकर ही दिया सलाई टटोल अपना लैंप जलाता, मेली ही चिमनी चढ़ा देता। मंद प्रकाश में तब काम करने, यहाँ तक कि पढ़ने लिखने की भी मेरी आंखें अभ्यस्त थी। एक रोज़ ऐसे ही रात को आया तो मैंने देखा कि लालटेन जीने पर जल रही है, यानी एक रात आए तो लेखक लालटेन जो है जीने पर जल रही है। लालटेन घर में कहीं नहीं थी, पर माँ को अपनी रोटी पानी के लिए एक जला देना ही काफ़ी होता। कमरे में भी मेरी मेज पर सांप का हुई चिमनी का लैंप जल रहा था। थोड़ा सा प्रकाश रानी के कमरे में भी आ रहा था। महीनों से इतना प्रकाश ऊपर देखने की अभ्यस्तता आंखों को बड़ा सुखद लगा, यानी महीनों बाद, कुछ बहुत दिनों के बाद इतना प्रकाश देखा लेखक ने ऊपर। समझ गया रानी ने यही सब किया है। अजरज था तो हाथ बम बनाने का काम करते थे। वे घर गृहस्थी के छोटे मोटे काम भी कैसे कर लेते, यानी जो हाथ बम बनाते हैं वह घर गृहस्थी के छोटे मोटे काम कैसे कर सकते हैं। रानी जो प्रकाशो जो थी वह बम बनाती थी। उसके कमरे तक चला गया, बोला, रानी क्यों इतनी तकलीफ उठाती हो। वह मुस्कुरा दी। कुछ लिख रही थी, शायद किसी को चिट्ठी, यानी कुछ चिट्ठी लिख रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर अपनी मधुशाला कविता की यह पंक्तियाँ गुनगुनाने लगा। ये लेखक अपने कमरे में गए और मधुशाला की यह पंक्तियाँ गुनगुनाने लगे। कौन सी ये पढ़ते हैं। तब इस घर में था भय छाया, था भ्रम छाया, था मातम छाया, गम छाया। उषा का दीप लिए सिर पर मैं आई करती उजियाली, मैं मधुशाला की मधुशाला। ये पंक्तियाँ मधुशाला के लेखक गुनगुना रहे थे। गीत शायद पहले लिखा जा चुका था, सरस्वती में प्रकाशित हो चुका था, यानी पहले गीत लिखा जा चुका था और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मधुबाला के एक रेखा चित्र के साथ इतवार को मैं रानी को लेकर बाई के बाग गया। श्यामा उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, भाभी कहकर मिली, यानी श्यामा रानी को भाभी कहती थी, याद रखिए। रानी ही कुछ खींची सी रह गई।
नए घर, नए लोगों के सामने उसका संकोच समझा जा सकता था। फिर अपने संबंध में सब कुछ गोपन रखने की बरसों की आदत उसका स्वभाव बन गई थी। रानी और श्यामा को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया। साले-सालियों से बात करने को मैं नीचे चला आया। श्यामा ऊपर के कमरे में रहती थी। चलने लगा तो श्यामा ने फिर मुझसे कहा, देखी भाभी जी का ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं क्या भाभी जी का ख्याल रखूँगा? भाभी जी ही मेरा ख्याल रखती है, यानी मैं क्या भाभी का ख्याल रखूँगा? भाभी ही मेरा ख्याल रखती है। मैं अनजाने ही औरों के सामने रानी को भाभी जी कहता था। यानी अनजानों में जो औरों के सामने रानी को भाभी कहते थे। अकेले में रानी रानी से श्यामा ने कहा, मिलकर जाना। भाभी, अभी तक हमें यही मालूम था कि सप्ताह बाद श्री कृष्ण आएगा और रानी को लिवा जाएगा। यानी श्यामा कहती है कि सप्ताह बाद जो है श्री कृष्ण आएगा और रानी को ले जाएगा। 8-10 दिन बाद श्री कृष्ण की चिट्ठी आई नहीं, 8-10 दिन बाद जो है श्री कृष्ण की चिट्ठी आई। रानी ने मुझसे कहा, काका ने काका श्री कृष्ण का घर पर पुकारने का नाम था। यानी काका जो था वह श्री कृष्ण को घर पर काका कह के पुकारते थे, याद रखिए। लिखा है कि वह किसी ज़रूरी काम में फंस गया है, शायद 10-15 दिन बाद आए। अगर मुझे कुछ ज़्यादा दिन यहाँ ठहर जाना पड़े तो तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं? यानी रानी ने कहा कि काका, यानी श्री कृष्ण को ही घर में काका कहा जाता था, याद रखिए, पूजा जा सकता है। तो उसने कहा, यानी श्री कृष्ण ने, कि आने में 8-10 दिन का और समय लग सकता है, तब तक तुम्हें ऐतराज़ न हो तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ क्या? अपने मन की बात कहूँ तो मुझे इस खबर से खुशी हुई। मैंने उससे कहा, बिल्कुल नहीं, पर उस हालत में मुझे अपने माता-पिता को तुम्हारे बारे में ठीक स्थिति से अवगत करा देना चाहिए। मेरी माताजी बहुत बोली है, जैसा कि तुमने इतने दिनों में ही देख लिया होगा, मेरे पिताजी शुरू से राष्ट्रीय विचारों के रहे हैं। सही बातें जानने पर निश्चय ही वे तुम्हें अधिक सहानुभूति देंगे। यानी पहले से ही प्रताप नारायण जो है वह राष्ट्रीय विचार के थे, उन्हें बता देना चाहिए। इतना मैं झूठ बोल दूंगा कि तुम्हारी शादी यशपाल भैया के पकड़े जाने से पहले ही हो गई थी। यानी मैं यह बोलूँगा कि तुम्हारी शादी जो है यशपाल से हो गई थी, जेल में जाने से पहले। यशपाल और श्री कृष्ण यशपाल के नज़दीकी भाई है। चूंकि सरकार का हुक्म है कि तुम दिल्ली में न रहो, इस कारण तुम्हें लेकर कहीं और रहना पड़ रहा है। रानी ने कोई आपत्ति न की। माताजी पिताजी को रानी के बारे में सही ज्ञान होने का प्रत्यक्षित प्रभाव हुआ। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण 2 महीने न आ सका, यानी श्री कृष्ण 2 महीने न आ सका। हर 10वें-15वें दिन वह आने का वादा करता और ऐन ऐन दिन पत्र आ जाता कि वह अचानक अस्वस्थ हो गया, या घर में कोई बीमार पड़ गया है, या कोई ज़रूरी काम आ गया है। रानी कुछ निराश होती, पर अगले वादे पर शायद ही आस लगती। क्रांतिकारी जीवन में उसने उसने दिनानुदिन जीने की शिक्षा पाई थी। आज की फ़िक्र आज, कल की फ़िक्र कल, कल की फ़िक्र के लिए आज से क्यों परेशान हुआ जाए। यानी कल की फ़िक्र में, कल का दिन कल है तो कल की फ़िक्र कल ही रहेगी, आज क्यों, कल क्या होगा यह आज क्यों सोचना, ऐसा वह रानी सोचती थी। रानी दिन-दिन मेरे निकट से निकटतर आती गई, दिन-दिन मुझे अपने विश्वास से लेती गई और जितनी ही वह मुझसे खुली, उतना ही उसके चेहरे का खिंचाव कम होता गया और वह दिन-दिन ताज़ा से ताज़ातर होता गया। यानी वह निकटता बढ़ती रही रानी और हरिवंश के बीच में, जैसे किसी पौधे को बंद कमरे से निकालकर खुली हवा में रख दिया गया हो। मैं यदि रानी के निकट से निकटतर आया तो उसके पहल करने पर मनोविज्ञान की खोज है कि प्रत्येक पुरुष में एक नारी भी अंतर्निहित होती है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मनोविज्ञान की खोज है, यानी मनोविज्ञान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक पुरुष के अंतर्मन में एक नारी समाहित होती है, जैसे प्रत्येक नारी में एक पुरुष भी। यानी मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक पुरुष के अंदर एक नारी छुपी होती है और प्रत्येक नारी के अंदर एक पुरुष भी अंतर्निहित होता है। मुझे लगता है मेरे व्यक्तित्व में अंतर्निहित पुरुष से अंतर्निहित नारी अधिक सबल है। यानी लेखक को लगता है कि मेरे अंदर आंतरिक मन में जो नारी है वह अधिक सबल है, प्रबल है। मुझे सदा ही वे नारियाँ प्रभावित करती है जो मुझ पर हावी हो जाती है। यानी जो लेखक पर हावी नारियाँ होती है उस पर वह अंतर्मन में छुपी नारी लेखक को प्रभावित करती है, जिसमें अंतर्मिलित पुरुष अधिक प्रबल होता है। जिन पुरुषों ने भी मुझे प्रभावित किया है, निश्चय ही उसमें आंतरिक पुरुष अधिक पौरुषपूर्ण था।
चंपा जिस साहस से जी और मरी, उससे तो सिद्ध होता है कि उसमें अंतरित पुरुष में बहुत जोड़ ओढ़ने, भोगने, झेलने की शक्ति थी। रानी में अगर पुरुष प्राणवान न होता तो वह मर्द क्रांतिकारियों से कांधा से कांधा मिलाकर काम करती। यानी उसके अंदर यदि क्रांतिकारी पुरुष न प्राणवान न होता तो वह पुरुषों के साथ क्रांतिकारियों में कंधे से कंधे मिलाकर काम करती। उसके भावी जीवन ने तो और सिद्ध किया है कि उसके भीतर का पुरुष बहुत ही कर्मठ, कर्तव्य परायण और व्यवहार कुशल है। यानी उसके जो भी कार्य किया उस कार्य ने सिद्ध किया कि रानी के अंदर का जो पुरुष है वह बहुत ही कर्तव्य परायण है, व्यवहार कुशल है। श्यामा और मुझ में अंतर्निहित स्त्री पुरुष अनुपात में एक दूसरे के पूरक थे। वहाँ किसी पर कोई हावी नहीं हो सकता था। यानी श्यामा और हरिवंश के बीच में जो पुरुष स्त्री पुरुष था वह उस पर हावी नहीं हो सकते थे। वहाँ संभव का योग था। तेजी में अंतर्निहित पुरुष पर मेरी अंतर्नारी निर्भर होकर पूर्णतया आश्वस्त थी। यानी तेजी जो थी, तेजी यानी लेखक की दूसरी पत्नी, शायद हम पढ़ेंगे क्या है आगे। तेजी में अंतर्निहित पुरुष पर मेरी अंतर्नारी निर्भर होकर पूर्णतया अस्वस्थ। रानी मेरे जितने निकट खींची और मुझे उससे जितने निकट खींचा वहाँ पर समाज ने खतरे का निशान लगा रखा है। यानी वह दोनों में निकटता बढ़ती गई और समाज ने खतरे का निशान बढ़ता गया। पर खतरे से औरत डरती है, मर्द नहीं डरता। यानी याद रखिए, खतरे से महिला डरती है, स्त्री डरती है, लेकिन मर्द पुरुष नहीं डरता। अ, मैं डरा था, यानी लेखक डरे थे। रानी नहीं डरी थी। जिसने अंदर कवच पहन रखा हो वह तीर से क्यों डरे। यानी जिसने अंदर से सुरक्षा कवच पहन रखा हो वह क्यों डरे निशानों से। वर्षों अपने फरारी के दिनों में घुटन भरे कमरों में बंद रहने की वह प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी कि वह बाहर निकलना, खुले में घूमना चाहे। विशेषकर इलाहाबाद आकर जब उस पर से श्री कृष्ण का नियंत्रण भी एक प्रकार से हट गया था। पंजाबी लड़कियों को शाम होते ही घर से निकलकर टूरने फिरने की खुर्क होती। यानी पंजाबी लड़कियों को शाम होते ही घर से बाहर निकलकर घूमने फिरने की आदत होती। रानी कभी मुझसे कहती, मुझे बाजार ले चलो, मौका ले चल बाजारी बाजार शॉपिंग के लिए। इसके अर्थ मैंने समझना मेरी आर्थिक स्थिति के मनुष्य के लिए बड़ा सुखप्रद नहीं हो सकता था। इलाहाबाद उन दिनों दकियानुस शहर था। यानी इलाहाबाद उस दिनों दकियानुस शहर था। किसी अर्थ में शायद अब भी हो। चौके में शायद ही कोई मला मानुस स्त्री के साथ खरीदारी करने जाता तो तब सिविल लाइन साहब मेमों के लिए थी, या उन हिंदुस्तानियों के लिए जो साहब मेमनुमा हो। कटघर से बहुत दूर भी थी। ऐसी खूबसूरत बला को लेकर चौक में निकलना सबकी अगुश्तमाई का शिकार होना था। यानी ऐसी खूबसूरत स्त्री को साथ लेकर निकलना यानी औरों से ये करना था। और कई बार हुआ भी। किसी शाम को कहती, मुझे घुमाने ले चलो, और घुमाने ले जाता मैं उसे जमुना के पुल पर। यानी लेखक जो है रानी कहती कि मुझे कहीं पर घुमाने ले चलो, तो लेखक वहाँ उसको जमुना किनारे घुमाने ले जाते। नए मोहल्ले में भी आए। अब हमको 6-7 वर्ष हो गए थे। बहुत से लोग जानने पहचान लगे थे। यानी रानी को 6-7 वर्ष हो गए थे और बहुत सारे लोग जानने पहचान लगे। लोग नई लड़की के साथ मुझे देखकर घूरते, क्या सोचते, क्या बात करते, इसकी कल्पना की जा सकती है। जमुना पुल पर पहुंचकर हम लोहे के पीपों पर पांव रख कोठी पर उतर जाते। अक्सर लंगड़ी कोड़ी पर वहाँ एकांत होता। ऊपर सरसर हवा चलती, नीचे हर हर पानी बहता, बीच में थर थर मेरा हृदय कांपता। बाहर आकर रानी की तफरीह हो जाती और हमें देखने वालों के मन में कुछ भ्रम संशय घर कर लेता। यानी देखने वाला कहता कि यह दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ क्या सोचते होंगे, ये अब भी जानते हैं। मुझे कुछ इसका डर होता भी रानी निडर थी। यानी लेखक डरते थे लेकिन रानी निडर थी। पास पड़ोस के लोग घर भी आते और रानी के बारे में उसका कौतूहल, मोहल्लों की व्यवहार नीति में हंस बवाल मालूम समझा जाता। माताजी जितना बताती लोग उतना ही न मान लेते, कुछ अपना भी कयास भिड़ाते। यानी जितना माताजी बताती घर पर आने के बाद वह लोग उसके साथ खुद के भी कुछ विचार जोड़ाते। मुझसे सीधे शायद ही कोई कुछ कहता, पर लोगों की दो अर्थी बातें, संकेत भरी मुस्कानों
और व्यंग भरे इशारों को मैं खूब पहचानता। या यह भी हो सकता है कि यह सब चोर की दाढ़ी का तिनका रहा हो। मेरी उस काल की रचनाओं में यानी मधुबाला के गीतों में उनकी प्रतिछाया को कोई देखना चाहे तो सहज ही देख सकता है। मेरे बारे में है फैल दुनिया में कितना भ्रम संशय क्या कहती है, यानी मेरे बारे में दुनिया में कितना भ्रम फैला है, ये संशय क्या कहती है। दुनिया को देखो, दुनिया को देखो, दुनिया देती लानत मुझको, लेकिन मुझ पर कला के ज्ञानी भी आंखें अपनी दिखलाते। किस किस का दूर करूँगा, यानी किस किस को दूर करूँगा मैं संदेह यहाँ से जन मन के आदि। पंडित पद्माकांत मालवीय ने मधुशाला की पांडुलिपि मुझसे लेकर उनका आचार डाल दिया था। जब पूछता कब छापना शुरू करेंगे तो मालवीय जी अपने डब्बे से 2 पान मुझे दे दे और 4 अपने मुंह में रखकर कहते उसके लिए खास का कागज मंगवाए। यानी जब भी वह मालवीय जी को कहते कि मधुशाला कब छापेगी, पंडित पद्मकांत मालवीय जी को वह कहते कि इसके लिए खास कागज़ मंगवाए गए, वह कागज़ आएंगे तब छापेंगे। अभी तक नहीं आया। जब खास कागज़ आया तब खास स्याही का इंतज़ार होने लगा। यानी जब जो मंगवाए हुए खास कागज़ आए तब वहाँ खास स्याही का इंतज़ार होने लगा। फिर खास टाइप का इंतज़ार हुआ, फिर खास डिजाइन का जिसके भीतर एक एक रुबाई फीड की जाती थी। छपना शुरू हुआ तो कभी प्रेस की मशीन बिगड़ जाती, कभी मशीन मैन बीमार पड़ जाता। बहरहाल साल होने को आ रहे थे और छपाई का काम 2-3 पर्चे से आगे न बढ़ सका था, न जल्दी बढ़ने की उम्मीद थी। अधछपी किताब के लिए मैं उसके पूरी छपने की प्रतीक्षा के अलावा कर ही क्या सकता था। यानी आधी किताब छपी थी और जो पूरी होने के लिए प्रतीक्षा करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। किसी को लटकाने के बहाने तो कोई प्रेस वालों से सीखे, यानी किसी को लटकाने के बहाने प्रेस वाले से सीखे, लेकिन लेखक की पुरानी रचना जब नहीं प्रकाशित हो पाती तो नई लिखने का उसका उत्साह मर जाता है। ये बिल्कुल सही बात है भाई साहब, क्योंकि मैं भी लेखक हूँ तो जानता हूँ। लेखक की पुरानी रचना प्रकाशित नहीं हो जाती तो नया लिखने का उत्साह मर जाता है। मधुशाला अधर में लटकी थी और खयाम की मधुशाला का कोई पूछता न था। मधुबाला और मधुशाला की झांकी जो बात को मालिक मधुशाला के नाम से छपी, यानी याद रखिए मधुशाला और मधुबाला और मधुशाला की जो झांकियाँ थी वो बाद में मालिक मधुशाला के नाम से छपी थी। मधुशाला की चतुष्पदियों को रचना काल में ही लिखी जा चुकी थी। वस्तुतः पहले इन दोनों गीतों को मधुशाला के आदि और अंत में देने की योजना थी। बीच में शादी, मौत, बीमारी, बेकारी ने इतना मौका भी नहीं दिया कि जो कुछ मन में मथता बदता है उसे कागज पर उतार सकूं। नियमित मोर्गिसी और श्यामा की बीमारी की न बढ़ घट स्थिति ने सांस लेने की एक जरूरत पैदा की थी कि मेरे आंगन में ओस की एक बूंद टपकी और देखते ही देखते उसने प्लावन का रूप ले लिया। मेरे जीवन की नौका तरंगने के साथ ऊपर नीचे होने लगी और यह प्लावन गीतों का एक सावन भी मन में उठता आया। उस समय उन तरंगों पर झूले की पेंगों का सा आनंद लेकर मैं परम संतुष्ट होता। अगर उन आनंद के क्षणों को मुझे सृजन में आबद्ध करना होता तो मैं समय की प्रतीक्षा करता। वर्ड्सवर्थ की इमोशनल इमोशंस की कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी के सिद्धांत के अनुसार मैं नहीं कह सकता कि वह सिद्धांत गलत है। यानी यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का कौन सा सिद्धांत है? इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी के सिद्धांत के अनुसार, यानी किस सिद्धांत के अनुसार? इमोशंस कलेक्टेड ट्रैंक्विलिटी, यह सिद्धांत का नाम आया है, याद रखिए। शायद इसी बात को टी.एस. एलियट ने आधुनिक मुहावरे और शब्दावली में इस प्रकार कहा है कि भोगता है वह व्यक्ति और है, और जो सृजन करता है वह व्यक्ति। यानी इसी सिद्धांत को टी.एस. एलियट ने आधुनिक बात में क्या कहा है? जो भोगता है वह व्यक्ति और है,
और जो सृजन करता है वह व्यक्ति और है, यानी भोगने वाला और सृजन करने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अलग है। मूलतः एक ही बात शब्दों के उलट फेर से कई तरह से साहित्य संसार में कई बार कही गई है। जब मैं उन दिनों के अपने सृजन के अनुभव का स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति भोग रहा था वह वही व्यक्ति था जो सृजन कर रहा था। यानी लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति भोग रहा है वही सृजन कर रहा है। जीवन सिद्धांतों की जड़ता में नहीं चलता, यानी जीवन जो है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। जीवन सिद्धांतों की जड़ता में नहीं चलता, सिद्धांत जीवन की अनुभूतियों पर चलता है। यानी जीवन जो है सिद्धांत की जड़ता पर नहीं चलता, यानी जीवन सिद्धांत के आधार पर नहीं चलता, लेकिन सिद्धांत जो है वह जीवन की अनुभूतियों पर चलता है। और इतना हम मान लेंगे तो बहुत सी भ्रमपूर्ण रूढ़ियों से मुक्त हो पाएंगे कि जीवन विरोधाभासी भी है, यानी जीवन विरोधाभासी है। पक्षी बैठे हैं एक वृक्ष को केवल देखता है, यानी पक्षी बैठे हैं एक वृक्ष को केवल देखता है, दूसरा उसका फल खाता है। प्रतीक से बताया गया है कि एक ईश्वर है, एक जीवन है। कबीर ने संभवतः उसी आधार पा इसको यूं कहा है, यानी कबीर का दोहा आया है यहाँ पर। चढ़ तल चढ़ तरवर दो पंछी बोले, एक गुरु एक चेला, यानी एक पेड़ पर दो पंछी बैठे और उसमें एक गुरु है एक चेला है। चेला रहा सो फल चुनी खाया, गुरु निरंतर खेला, यानी चेला जो है फल खा रहा है और गुरु देख रहा है। पंत जी की स्वर्ण किरण में एक कविता है, द्वा सुपर्णा, यानी पंत जी जो सुमित्रानंद पंत का एक कविता संग्रह है स्वर्ण किरण में इसकी एक कविता है द्वा सुपर्णा, जिसमें उन्होंने वृक्ष पर बैठे दो पंछियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण का वर्णन करने पर यह प्रश्न उठाया। यानी सुमित्रानंद पंत की किस कविता में दो पक्षी है, दो पक्षियों का और दो पक्षी परस्पर विरोधी दृष्टिकोण में बैठे हैं वर्णन किया है, तो उसका नाम है द्वा सुपर्णा। याद रखिए कि क्या क्या ऐसा पक्षी कहीं नहीं है जो जीवन फल भी चखता है और निश्चल देखता भी है, यानी दो संग संग दृष्टा भोक्ता दोनों हैं। उसके अनुसार वही आदर्श पक्षी है। उपनिषद के रूपक में इलियट बोलना चाहते तो कह सकते कि जीवन तरुवर पर दो पक्षी बैठे हैं, यानी इलियट को कहना चाहते हो। इलियट क्या कहते, जीवन तरु पर यानी जीवन के पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक भोक्ता और पंतजी शायद आदर्श पक्षी उसको कहते जो सृष्टा भोक्ता दोनों साथ साथ हो। पता नहीं मैं आदर्श पक्षी था या नहीं, पर उस समय मेरी स्मृति स्पष्ट है, साथ साथ सृष्टा भोक्ता था, यानी लेखक सृष्टा भी थे और भोक्ता भी थे। जिस मानसिक प्रक्रिया से यह संभव हो सका था इसकी व्याख्या मैं नहीं करना चाहता, संकेत शायद पहले भी कर चुका हूँ। सृष्टा भोक्ता साथ साथ होने के फलस्वरूप मेरा सृजन किस कोटि का हुआ है, इस पर मुंह खोलने का मुझे अधिकार नहीं है, पर मुझे अपनी एक अनुभूति को ईमानदारी के साथ अंकित कर देने का अधिकार तो है ही। उस समय की अनुभूति की अभिव्यक्ति का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यानी जब उस समय की अभिव्यक्ति थी उस पर एक लेखक की पंक्तियाँ। अरुण हला से प्याला पूर्ण ललकता असुकता के साथ निकट आया है तेरे आज सुकोमल मधुबाला के हाथ। सुरह सुषमा का पा यह लोग नहीं यदि पीने का अरमान, भले तू कह अपने को भत्ता, कहूँगा मैं तुझको पाषाण। हमें लघु मानव को क्या लाज, गए मुनि देवों के मन डोल, सरसता से संयम को जीत, रही बुलबुल डालों पर बोल, सुरा पी मधु पी कर मधुपान। मैं नहीं कल्पना कर सकता कि बाद में कभी उसका पुनः स्मरण कर मैं उसको इतनी तीव्रता और सुंदरता के साथ व्यक्त कर सकता था। हो सकता है यही मेरी यंत्रिकीचित प्रतिभा की सीमा हो। रुबाइयत के अनुवाद को कीड़े खा जाए। मधुशाला अधूरी छपी पड़ी है, यानी मधुशाला जो है अधूरी छपी पड़ी है और रुबाइयत जो है उसका अनुवाद वैसे ही पड़ा है। मुझे उस पर सृजन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रकाशन की आवश्यकता न थी। मेरे लिए जीवन सीमा प्रोत्साहन हो, यानी मेरे लेखक के लिए जो जीवन सीमा है वही प्रोत्साहन हो। मधुबाला के अधिकांश गीत मैं निश्चित रूप से क्यों न क्यों कहूँ कि एक दो को छोड़ सब उसी समय लिखे गए।
उसमें से एक इस पार उस पार के लिए मनस्थिति बात को बनी। 2 ढाई महीने बाद रानी अच्छी भली स्वस्थ दिखती दिखती सी बीमार पड़ गई। यानी 2 2 ढाई महीने के बाद रानी जो है अच्छी दिखती थी, फिर भी बीमार पड़ गई। उसे चक्कर आने लगे, खाना छूट गया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, पर वह न गई। मैं डॉक्टर को घर पर बुलाना चाहता था, उसने मना कर दिया। बस एक रट लगा दी, काका को बुला दो। यानी काका कौन है? काका यानी श्री कृष्ण। चिट्ठी पर चिट्ठी गई, तार पर तार गए, श्री कृष्ण आया यानी श्री कृष्ण आया। उसने आते ही रानी को मैंने सहसा एक खिंचाव देखा, जैसे मेरे साथ पिछले महीनों में वह इतनी ही खींची हुई थी। मैं भी सत्कर्त हो गया। गो भीतर भीतर मेरे दिल को भारी धक्का लगा। मैं दिन भर के बाद अपने स्कूल ट्यूशनों पर होते श्यामा को देखते घर लौटता। दिन भर रानी और काका क्या करते? यानी दिन भर रानी और काका क्या कहते? वह एक दूसरे से मिले जुले पहले से थे और फिर घुल मिल गए। उनमें क्या बातें होती वे मुझसे न बताते, मैं पूछता भी नहीं। 2 3 दिन बाद श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि वह रानी के साथ अलग मकान लेकर रहना चाहता है। यानी 2 3 दिन के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि वह रानी के साथ अलग मकान लेकर रहना चाहता है। मैंने कहा रानी की तबीयत खराब है, जब अच्छी हो जाए तब चले जाना। यानी लेखक ने कहा कि रानी की तबीयत खराब है, जब अच्छी हो जाए तब जाना, जल्दी क्या है? अगर इस घर में तुम्हें तकलीफ है तो मेरी असमर्थता की है। तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने को बाध्य कैसे कर सकता हूँ? यानी तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहना को बाध्य नहीं कर सकता। वास्तव में श्री कृष्ण मेरे घर के पास ही चर्च के मोतीगंज को जाने वाली सड़क पर एक ईसाई का नया मकान देख आया था। 2 मंजिला था। मकान मालिक नीचे रहता था, ऊपर का हिस्सा किराए पर उठाना चाहता था। केवल 12 रुपये किराए। यानी श्री कृष्ण और रानी ने 12 रुपये किराए पर मकान लिया था एक ईसाई का। दूसरे दिन श्री कृष्ण और रानी उस मकान में चले गए। 2 खाटे मेरे यहाँ रोज चली गई। खाना बनाने की कुछ ज़रूरी बर्तन माँ ने दिए, छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने बाजार से खरीद ली। मैं श्यामा के पास से लौटता तो कुछ देर श्री कृष्ण और रानी के पास भी बैठता। रानी का जी जैसा खराब मेरे मन घर में, यानी रानी का जी जैसा खराब मेरे घर था, वैसा ही 2 3 दिन वहाँ भी रहा। यानी जिस प्रकार रानी लेखक के हरिवंश के घर पर जी यानी मन खराब रहता था, उस पर 1 2 दिन वहाँ रहा। एक रात मैं वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि रानी हालात ज़्यादा खराब हो गई। यानी एक दिन पहुँचा तो रानी की हालत ज़्यादा खराब हो गई। वह बिस्तर पर चित लेटी है, पीली पड़ी, दुबली दुबली सी लगती, जैसे किसी ने गन्ने को रस निकालने की मशीन में डालकर खींच लिया हो। मुझे स्तब्ध सा देख श्री कृष्ण बिल्कुल अनिश्चितता से बोला, कुछ नहीं, ज़रा तेज बुखार हो गया। यानी श्री कृष्ण बोले कि कुछ नहीं हुआ, ज़रा तेज बुखार है, दवा दे दी है, डॉक्टर को दिखा दिया है, कहता है 2 दिन रोज में सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा वह नहीं चाहता कि मैं कुछ पूछूं या ज़्यादा देर ठहरूं। आज मैं आ ही क्यों गया? यानी लेखक को लगा कि आज मैं क्यों आ गया। यानी लेखक घर लौट कर आए। 1 सप्ताह में रानी ठीक हो गई। यानी 1 सप्ताह बाद रानी ठीक हो गई। दोनों को सिवा उस मकान में पड़े रहने के कोई काम न था। श्री कृष्ण कुछ रुपए लेकर आया था, पर वे जल्दी खत्म हो गए। यानी श्री कृष्ण साथ में आते हुए कुछ रुपए पैसे लेकर आ गए और वो जल्दी वहाँ लाए हुए पैसे खत्म हो गए। उसका कोई सहायक यदा कदा उसे कुछ भेजता भी था, पर पैसे की तंगी तंगी वह बराबर अनुभव करता। घर चलाने का खर्च काफ़ी होता है। श्री कृष्ण 10वें मुझ में रुपए मांगता, यानी 8 10 दिनों में लेखक को रुपए मांगता। मुझे अपने को बहुत दबा कर देना पड़ता। फिर भी शायद शायद ही कभी मैंने उसे निराश किया, यानी निराश नहीं किया और दे दिए। कभी तो मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर उसे रुपए दिए। मैं पूरी कोशिश करता कि श्री कृष्ण और रानी को कोई तकलीफ न हो, यह सोचकर कि इनकी आवश्यकता तो बराबर बनी रहेगी। मैंने एक ट्यूशन और कर ली, यानी लेखक ने और एक ट्यूशन बढ़ा ली, पैसे मिल जाए और उनको देने। रात को खाना खाने के बाद पढ़ाने जाता और 11 बजे रात के करीब लौटता। कीटगंज से मोतीगंज तक की सुनसान सड़कों पर खच्चर खच्चर साइकिल चलाता, जाड़ों में ठिठुरता। उन दिनों की अपनी मेहनत, मशक्क़त, अपने मन के तनाव, दिमाग में खिंचाव की याद करता हूँ तो लगता है कि मैं कोई दैत्य ही रहा होगा जो यह सब झेलता ठेलता होगा। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। प्रेम का मूल्य
प्रेम का मूल्य, प्रेम की कीमत, प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसों की शक्ति में मांग जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा। यानी कोई प्रेम के बदले में पैसा मांगता है तो वह निश्चय ही प्रेम का अपमान समझा जाएगा। खासकर जब पैसा न दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। मैं श्री कृष्ण और रानी को हृदय से प्यार करता था। यानी लेखक श्री कृष्ण और रानी दोनों को प्रेम करते थे और किसी समय वे भी मुझे करते थे। पर मुझे कुछ समय से आभास होने लगा था कि उनका प्रेम मेरे लिए अब उसी अनुपात में है जिस अनुपात में मैं उसके लिए पैसा ला सकूं। यानी पैसे की केवल रानी और श्री कृष्ण का प्रेम केवल पैसे के लिए ही लेखक पर था। माना वे अपनी परिस्थिति से लाचार थे, मेरे ऊपर निर्भर होने को विवश थे, पर उन्हें भी देखना चाहिए था कि मुझे कितना झुकाया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर इतना भार रख दिया था कि मैं टूटने की स्थिति में पहुंच गया। यानी किसी किसी के पास से हम उधार लेते हैं, कोई देता है तो एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, वहां तक ही लेना चाहिए। लेकिन वो श्री कृष्ण और राधा ज़्यादा लेने लगे। श्री कृष्ण ने अपने लिए एक योजना बनाई कि वह आगरा यूनिवर्सिटी से प्राइवेट अंग्रेजी में एमए करेगा। यानी श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई कि आगरा यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली अंग्रेजी में एमए करेगा। मुझे इससे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि यह एमए कर लेगा तो इतना पद प्रशस्त होगा और निकट भविष्य में इसे स्कूल या कॉलेज में जगह मिल जाएगी। यानी वो एमए करेगा तो किस स्कूल कॉलेज में इसको नौकरी मिल जाए। रानी के संरक्षण का दायित्व यह तभी निभा सकेगा जब यह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यानी जब तक खुद के पैरों पर खुद रोजगार प्राप्त करेगा, पैसा आएगा, तभी वो रानी का निर्वहन कर सकेगा। कुछ न करने से अच्छा है कि श्री कृष्ण ही नहीं, रानी भी विधिवत कुछ पढ़ाई करी। यानी श्री कृष्ण भी करिए और रानी भी कुछ पढ़ाई करिए। चलो किसी ने शुरुआत तो की। ट्रांसपेक्ट्स मंगवाया गया, फार्म भी भर दिया गया। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि मैं उसे कोर्स की किताबें अपने किसी परिचित बुक लेसर के उधार पर दिला दूँ। यानी श्री कृष्ण ने अनुरोध किया कि किसी बुक के दुकानदार पहचान के उसके पास से उधार दे दूँ। 2 रुपया वह बाद को आधा कर देगा। उन दिनों ट्रैक एंड बुक सोसाइटी से मुझे उधार पर किताबें मिल सकती थी। जब से मैं बीए में था उस संस्था से पुस्तकें लेता था। प्रबंधक इंग्लैंड से भी मेरे लिए पुस्तकें मंगा देते थे। यानी जो प्रबंधक थे वह इंग्लैंड से पुस्तकें लाते और मैं उसका बिल किस्तों में चुकाता रहता था। मुझे अब भी श्री कृष्ण में विश्वास था। यानी श्री कृष्ण में उसका विश्वास था। उसके एमए कोर्स की किताबें 400 रुपये में आई थी। यानी उस समय में एमए की जो कोर्स की किताबें थी वह 400 रुपये में आई थी। संदर्भ ग्रंथों का ऑर्डर भी उसने दे दिया था। उसने अलमारी में पुस्तकें सजा दी पता नहीं किस किस को प्रभावित करने के लिए। यानी केवल वो किताबें अलमारी में सजा कर रखे थे किस किस को प्रभावित करने के लिए, शायद अपने को धोखा देने के लिए। पढ़ना दूर, उसने कभी उसे खोला भी नहीं। यानी पढ़ना तो दूर की बात है, उस किताबों को श्री कृष्ण ने खोला भी नहीं। बात को मैंने प्राय सबके बेकटे पेज देखे। इम्तहान देने किस बूते पर जाता। यानी वो किताब के पन्ने फाड़ कर ले जाते। मैं उसे कुछ बता सकने के प्रयत्न में असफल रहा। इससे पूर्व रानी भी मुझे विफल कर चुकी थी। उन दिनों प्रकाश चंद्र गुप्ता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वर्तमान अंग्रेजी विभागाध्यक्ष की पहली पत्नी रामेश्वरी गोयल एमए यवन में ही उनका देहांत हो गया था। यानी उस समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वर्तमान अंग्रेजी अध्यक्ष की पत्नी रामेश्वरी गोयल उसका यौवन अवस्था में देहांत हो गया था। आर्य कन्या पाठशाला की हेड मिस्ट्रेस थी। उसने कहकर मैंने रानी को पाठशाला में भर्ती कराया। यानी उसको कहने पर रानी को पाठशाला में भर्ती कराया, पर वह शायद 1 सप्ताह से अधिक पढ़ने गई। यानी वहाँ पर वो 1 सप्ताह से अधिक पढ़ने गई। श्री कृष्ण और रानी से मेरी आशा टूट चुकी थी। वे अपने भविष्य की योजना के विषय में मुझे अंधकार में रखना चाहते थे। शायद वे स्वयं अंधकार में थे। यानी उसकी रानी और श्री कृष्ण खुद के भविष्य के प्रति लेखक को अंधकार में रखना चाहते थे, लेकिन वो खुद अंधकार में थे। जनवरी 1935 में श्यामा मेरे पास आ गई। यानी जनवरी 1935 में श्यामा जो है ठीक हुई और लेखक के पास आ गई। जाड़ों में वह जोर मुक्त हो जाती थी। यानी जाड़ों के दिनों में
रानी का जोर खत्म हो जाता था। अब मैं ज़ाहिर है श्री कृष्ण और रानी को अधिक समय नहीं दे सकता था, यानी अब जो है श्यामा आ गई तो श्री कृष्ण और रानी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। फिर भी मैं उसका कुशल समाचार पूछने प्रति संध्या उसके घर जाता। जितना भी आर्थिक सहायता मैं उसको देता आ रहा था, अब भी देता आ जाता था। अब भी उसके प्रति मुझे स्नेह सहानुभूति थी और उसने मेरे असंतोष में जो मुझे ही था, वे शायद अपना दायित्व भी समझने लगे थे और सबसे अधिक असंतोष निश्चय ही उन्हें अपने से होने लगा था। इसके अतिरिक्त मेरा ऐसा अनुमान है कि उस अधिक स्रोत ने उन्हें धोखा दिया था कि जिस पर वे निर्भर थे, यानी जिस पर वह निर्भर थे उस स्रोत ने उन्हें धोखा दिया था। मेरी यति की आर्थिक सहायता से उसका काम नहीं चल सकता था और वे जानते थे कि अपनी सीमाओं में मैं उन्हें एक पाई भी नहीं बढ़ा सकता था। आश्चर्य है, परम आश्चर्य है कि एक नवयुवती और एक नवयुवक देह दिमाग से दुरुस्त मिलकर कोई भी ऐसा ईमानदार काम नहीं कर सकते थे कि वे आत्मनिर्भर हो सके। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। आश्चर्य है, परम आश्चर्य है कि एक नवयुवती यानी एक नव यौवनधारी, एक नवयुवक यानी एक नवयुवक देह दिमाग से दुरुस्त, यानी देह से दिमाग से दुरुस्त है, अच्छे हैं। कोई भी ऐसा ईमानदार का काम नहीं कर सकते थे कि वे आत्मनिर्भर हो सके, यानी आत्मनिर्भर हो सके, खुद का खर्चा खुद उठा सके, ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति और मनस्थिति में इसके अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं जिन्हें श्री कृष्ण और रानी ही जानते होंगे। फरवरी के अंत में दोनों ने एक दिन तय किया कि वे आत्महत्या कर लेंगे, जमुना में जाकर डूब मरेंगे। यानी फरवरी के अंत में दोनों ने निर्णय किया कि हम जो है जमुना किनारे जाकर आत्महत्या कर लेंगे। संध्या को उन्होंने एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हम तुम्हारे योग्य नहीं हो सके, हम जमुना में डूबकर आत्महत्या करने जा रहे हैं, अलविदा। कागज उन्होंने मेज पर खुला रख दिया। रानी ने उस पर अपनी चूड़ियाँ उतार कर रख दी। श्री कृष्ण ने अपना खाली पर्स रख दिया। दोनों ने सफ़ेद कपड़े पहने और घर के सब दरवाजे खोलकर नंगे पांव जमुना की ओर चले गए। मैं कैसे अचानक उस घर में पहुंचा, कैसे मैंने उसको पुकारा, कैसे मैं सूने घर में उन्हें खोजता फिरा, कैसे मेरी नज़र कागज पर पड़ी, कैसी भयावनी उसकी प्रतिक्रिया मुझ पर हुई, कैसे मैं जमुना की ओर बेहताशा भागा, कैसे मैंने उनको अपने ही भूत से बने लौटते देखा, कैसे मैं बेहोश हुआ, कैसे मैंने अपने अपने को उसके घर पर पाया और किसी हृदय को निचोड़ने वाली पीड़ा से मैं होकर गुजरा। इसको मैं जिन शब्दों में मधुबाला के प्रलाप में लिख चुका हूँ, उससे अधिक प्रभावशाली शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। यहाँ मुझे सिर्फ यही स्वीकार करना है कि वह सब सच है, यथार्थ के रेखांकित पर केवल कविता है, कल्पना का रंग चढ़ा है। यानी यथार्थ के रेखांकन पर, यानी यथार्थ को रेखांकित करते हुए केवल कविता है, कविता वह सच्चाई है, लेकिन फिर वह कल्पना के शब्दों पर एक किया है, रेखांकित किया है। जिस रात मैं श्री कृष्ण और रानी के यहाँ बेहोश पड़ा था, मेरे माता पिता मुझे देखने आए थे। श्यामा भी देखने आई थी। बेहोशी से जब मुझे कुछ होश आता, मेरे मुंह से यही चीख निकली थी कि खत देखा। श्यामा और मेरे माता पिता क्या अनुमान करते हुए कितने भारी मन से उस रात घर लौटे होंगे, इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। मुझे मुझे अपना माता पिता को सफाई देनी थी, यानी माता पिता को बताना था। आए दिन कुछ न कुछ अनुचित, अवांछनित, अप्रत्याशित मैं उसके सामने प्रस्तुत करता रहता था, और वे सबके प्रति सहिष्णुता दिखलाते थे और हर अवसर पर मुझे समझाने का प्रयत्न करते। मेरे प्रति उसका यह व्यवहार उनका उनका अपने गुरु के प्रति आदर था। माताजी कुछ न बोली। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, तुम खतरनाक लोगों के साथ पड़ गए हो, यानी पिताजी ने प्रताप नारायण कहा कि तुम खतरनाक लोगों के साथ पड़ गए हो। श्यामा से मैं वही छिपा सकता था तो आपने से छिपा सकता। उसने मुझसे केवल एक प्रश्न पूछा। शायद उसने यह प्रश्न मुझसे जीवन भर में पूछा था, यानी पूरे जीवन भर में एक प्रश्न पूछा था। अगर उस शाम रानी और श्री कृष्ण न लौटते तो, यानी उस शाम यदि रानी और श्री कृष्ण न लौटते तो, वह सच में वह डूब कर मर जाते तो मैं भी न लौटता, यानी तो तुम भी न लौटते। मैं इतना कहकर चुप हो गया, यानी वह कहने लगा
श्यामा को कहा कि तो मैं भी न लौटता, और फौरन सोचने लगा कि बिना इसका विचार किए किसकी प्रतिक्रिया श्यामा पर क्या होगी। मैंने कह दिया, यानी मैंने जो कहा इसकी श्यामा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर सच बात यही थी कि और झूठ मेरे मुंह से श्यामा के सामने विकल ही नहीं चढ़ता था। श्यामा ने मुझे कुछ उत्तर नहीं दिया, सिर्फ मैंने देखा कि उसकी आंखें डबडबाई, यानी श्यामा की आंखों में पानी आ गया। दो आंसू उसके गालों पर झुलक पड़े, पर उन दो आंसुओं में एक सागर था। यानी दो आंसू गालों पर आए, लेकिन उस दो आंसुओं में एक सागर था। उन आंसू की दो बूंदों में मैं कुल किनारा पा सका। मेरे सामने आंसू बहाने का शायद श्यामा का यह पहला अवसर था। मैंने जौहर की आंखों में सर्वप्रथम आंसू देखे। मैं उन्हें सह नहीं सका। यदि वे पिघले लोहे की तृप्त रक्त बूंदे बनकर मेरी छाती पर गिरते तो भी शायद मुझे इतनी पीड़ा न पहुंचाते जितनी उन बूंदों ने पहुंचाई। मैंने केवल इतना कहा, जॉय जॉय, मैं इस समय बहुत कातर हूँ, तुम मुझे और न बनाओ। यानी मैं जॉय, यानी वह श्यामा को जॉय कहती थी, और कहा कि मैं इस समय बहुत कातर हूँ और तुम मुझे मत कातर बनाओ। उसने अपने आंसू पी लिए और मेरी मुस्काई जैसे जो सब घटित हो चुका वह कुछ हुआ ही न हुआ। मैंने श्री कृष्ण को एक बड़ा पत्र लिखा। सार ही स्मृति है। अगर तुम गंभीर थे तो तुमने एक बड़ी भीषण त्रासदी का रंगमंच तैयार किया था। तुम न लौटते तो मैं भी न लौटता, यह तुम जानते थे। नहीं जानते तो तुम्हें जानना चाहिए था। यदि मुझे तुमने कुछ भी जाना था और मैं न लौटता तो मेरे माता पिता श्यामा सब मेरे पीछे आते। यानी यदि मैं न लौटता तो मेरे पीछे मेरे माता पिता श्यामा सब कुछ आते। मधुबाला के समर्पण में जहाँ मैंने अपने जीवन से संबंध चिर सरल मूर्तियों को का ध्यान किया, वहाँ मेरे माता पिता और श्यामा ही मैं ध्यान थी। यानी जो मधुबाला किताब का समर्पण जो है वह लेखक के माता पिता तथा श्यामा है। और अगर यह मजाक था तो यह बड़ा क्रूर और मारक मजाक था, और उससे तुम्हारे प्रति मेरी भावनाओं को इतनी जोरदार ठेस लगी है कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें मैं तुम्ही को ठीक पहचान रहा हूँ, और न अपने को पाना यह कि तुम्हारी सच्ची अनुभूति ही थी कि तुम मेरे योग्य नहीं हो सके। यानी वह श्री कृष्ण जो है लेखक के योग्य नहीं हो सके। पहले तो मैं ऐसा हूँ ही क्या कि मेरे योग्य न हो सकने पर आत्महत्या करने का इरादा किया जाए। अरे मेरे अंदर ऐसा क्या था कि तुम मेरे योग्य न होने पर तुमने आत्महत्या का विचार कर लिया। और अगर तुमने मुझको ऐसा समझा ही था कि तुम्हें मेरे योग्य बनना चाहिए तो तुम्हें कुछ करना चाहिए था। यानी तुम्हें मेरे योग्य बनना चाहिए था, तुम्हें कुछ करना चाहिए था। मतलब तुम्हें खुद कुछ रोजगार कमाना चाहिए था। मैं पूछूं कि इसके लिए तुमने किया क्या। जीवन की कितनी ही बड़ी चुनौती पर आत्महत्या करने की बात मैं नहीं सोच सकता। यानी लेखक कहते हैं कि जीवन की कितनी ही बड़ी चुनौती पर मैं आत्महत्या करने का नहीं सोच सकता। मैं जो सोचता है वह मेरी दृष्टि में निरात्म है। मैं नरक में वास कर सकता हूँ, निरात्म का संग नहीं निभा सकता। तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे कृपा कर अपने दिमाग को ठीक करने का समय दो। यानी अपने दिमाग को ठीक करने का समय दो और इलाहाबाद से दूर चले जाओ। यानी वह श्री कृष्ण को कहे कि तुम इलाहाबाद से दूर चले जाओ। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रति निर्मम हो रहा हूँ, पर मैं उससे 100 गुना अधिक अपने पर निर्मम हो रहा हूँ। यानी खुद पर मैं निर्मम हो रहा हूँ। मैं अपनी गलती को अपने आप क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने आप को दंडित करना चाहता हूँ। यानी लेखक कहती कि मैं अपने आप को दंडित कर सकता हूँ। ये श्री कृष्ण को पत्र लिख रहे हैं। पश्चाताप के ताप में अपने को गलाकर अपना पुनर्निर्माण करना चाहता हूँ। यानी पश्चाताप के ताप में खुद को जलाकर मैं अपना पुनर्निर्माण करना चाहता हूँ। मैंने अपने से हार अभी नहीं मानी। यानी मैंने खुद से हार नहीं मानी। इसी घटना के बाद अंत में मैंने लिखा था, तुम्हारे मेरे संबंध वह नहीं हो सकेंगे जो कभी थे। यानी जो पहले संबंध थे वह नहीं हो सकेंगे, और न मैं चाहूँगा कि और न तुम्ही सबके लिए उसके लिए प्रयत्न करना। यानी पहले के जैसे सब संबंध हमारे दोनों में ठीक करने में तुम प्रयत्न करना। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।